अस्सलामुअलैकुम डियर सीएसएस एस्पिरेंट्स। मैं आपको सीएसएस वीडियो गाइडेंस में वंस अगेन वेलकम कहती हूँ। एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीएसएस वीडियो गाइडेंस जहांगीर वर्ल्ड टाइम मैगजीन की तरफ से हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। जहांगीर वर्ल्ड टाइम मैगजीन 2008 से सीएसएस एस्पिरेंट्स को क्वालिटी गाइडेंस प्रोवाइड करता हुआ आ रहा है। और इसके अलावा आज हम आपको जिन मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं वो फीमेल सीएसएस एस्पिरेंट हैं जो कि सीएसएस 2015 में फॉरेन सर्विसेज में एलोकेट हुई हैं। व्यूअर्स, आज मिस उमर फातिमा का इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि फॉरेन सर्विसेज जो है वो लड़कियों के लिए जो सूटेबल ग्रुप नहीं समझा जाता था और ना ही आज की मॉडर्न वर्ल्ड में ये एक रिकमेंडेड ग्रुप है। इसमें सिर्फ वही ख़वातीन इस ग्रुप को ज्वाइन करती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो बहुत डिटर्मिन्ड होती हैं और बहुत फोकस्ड होती हैं। आइए नाज़रीन, मिलते हैं मिस उमर फातिमा से। जी अस्सलाम वालेकुम मिस उमर फातिमा, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं और सेकेंडली बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप आज वहाँ पे खड़ी हैं जिसके लिए बहुत सारी फीमेल एस्पिरेंट्स जो हैं वो ख्वाब देखती हैं सिर्फ, और आपका ये ख्वाब जो है वो पूरा हुआ है। हाउ डज़ इट फील सो? Of course, it feels amazing. There are no words. Of course, when you achieve something, तो उसकी खुशी और तरह की होती है। When you achieve something जिसके पीछे आप स्ट्रगल में कंटिन्यूस लगे रहो, उसकी खुशी और तरह की होती है। अच्छा मिस उमर, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि वाई आपने फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया। हालांकि देखा गया है स्पेशली पाकिस्तान जैसे सिनेरियो में या जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, इसमें ये होता है कि फॉरेन सर्विसेज कोई रिकमेंडेड ग्रुप नहीं जाना जाता, स्पेशली फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए। आप क्या समझती हैं, हाउ डू यू काउंटर इट, कि किस तरह से आप घर वालों का प्रेशर जो है वो आपके साथ होगा नहीं होगा, किस तरह से आप इसको लेके चलेंगी आप? Foreign service for me is a dream job. It was something that I was passionate about. Foreign service का अगर मैं career wise देखूँ तो it would provide me an opportunity to represent Pakistan on an international level. Exactly. And that was the key thing which was important for me. रही बात पर्सनालिटी के कंपैटिबिलिटी के लिहाज से, तो I like to travel, I like to explore, I like cultural diversity. आप क्या समझती हैं कि आपके घर वाले आपको परमिशन दे देंगे being female? Actually, this whole struggle has been supported by my family all along. और I believe कि इंसान अपने ऊपर तो बिलीव करता है, लेकिन जब तक उसको फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी, जब तक उसकी फैमिली कोऑपरेटिव नहीं होगी, उसके ऊपर यकीन नहीं रखेगी, तब it becomes difficult if you don't have that kind of support. लेकिन I would say कि in my case, my family was always there. They believed in me. They gave me that option. They gave me that freedom to choose what I think that is right for me. अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने अपने जो एजुकेशनल करियर है जो आपका, वो हम देख रहे हैं कि बीएस इकोनॉमिक्स किया आपने लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी से, देन अगेन एमबीए एग्जीक्यूटिव करती हैं आप, देन आपने स्विच किया फॉरेन सर्विसेज की तरफ, स्पेशली आपने स्विच किया है सीएसएस की तरफ। आपने अपने करियर को परस्यू क्यों नहीं किया? I would say कि सर्विस पे आना was always there, was the main objective, and my academic profile was there to support me. Because CSS exams के अंदर if you have that kind of academic profile, आपका analytical scope बढ़ता है, you get a bird's eye view, you don't have that pipeline vision, and that is what is important. Service was always there that I had to achieve. पाकिस्तान में रहते हुए, if you have to serve the people, if you have to serve the nation, there is no other better platform than that. अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट डे से ड्रीम था जिसको आपने अचीव किया, जैसा कि आपने कहा कि ये पहले से ही सर्विस वाज देयर, ठीक है, ये आपका ड्रीम था? बिल्कुल, it was हमेशा से। जी मिस उमर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, सीएसएस एस्पिरेंट्स जो हैं, उनको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्पेशली कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं, हाउ टू कॉप विद दोज सब्जेक्ट्स? कंपल्सरी सब्जेक्ट्स काफ़ी ट्रिकी है, बिकॉज आपका जो कंपटीशन है वो सामने आता है, और सबसे बड़ा जो मसला एस्पिरेंट्स को आता है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती सवाल की। ऐसे आया वॉलंटियर पे, बट इन पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स, most of the people
वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि वो वॉर ऑन टेरर पे पूरा ऐसे लिखाते हैं और ह्यूमन राइट्स का एक छोटा सा पार्ट, हालांकि यहाँ दिस इज वेयर दे रॉन्ग अप्रोच नहीं है। एग्जैक्टली। और उसके अंदर एक्सट्रीम अप्रोचेस का भी बहुत, आपको यू नीड टू बी मॉडरेट इन योर व्यूज, यू हैव टू, आपने एक बहुत अच्छा बयान सामने लाना है। एक्सट्रीम ओपिनियंस किसी तरह के भी, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो लिबरल हो, आपने उसको कंट्रोल में रखना, आपने एक बैलेंस तरीके से कम्युनिकेट करना होता है जो आपसे पूछा गया। और प्रेसी के अंदर भी ये इशू आता है कि प्रेसी लोग उसके ऊपर टाइम नहीं लगाते, उसकी वजह से भी काफ़ी इश्यूज आते हैं। अच्छा, आपने बात की कि प्रेसी के ऊपर लोग टाइम नहीं लगाते, हालांकि ये देखा गया है कि सीएसएस एस्पिरेंट्स ये भी करते हैं कि वो 2 से 3 मरतबा प्रेसी को पीछे प्रैक्टिस करते हैं, देन अगेन वो पेपर में लिखते हैं। आपके प्रेसी में मार्क्स भी माशाल्लाह 7 जो है 73 मार्क्स आई गेस आपने लिए हैं। तो इस जो मतलब ये अप्रोच आपकी क्या अप्रोच थी रिगार्डिंग प्रेसी पेपर? अच्छा, व्हेन आई सेड कि आपको प्रेसी के ऊपर आप टाइम नहीं लगाते, दैट वाज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, आप जब तैयारी कर रहे हैं तब आप, मेरी तैयारी में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं रोज़ एक प्रेसी ज़रूर कर रही हूँ। उससे ये हुआ कि व्हेन मैंने जब एग्ज़ाम के अंदर उसे किया तो मुझे टाइम नहीं लगा उसमें, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली आपकी इन्हांस हो जाती है, आप अच्छे तरीके से चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं। और यहाँ प्रिपरेशन में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता है काफ़ी एस्पिरेंट्स को, कि वो समझते हैं कि वहाँ आएगी, देख लेंगे, 3 बार कर लेंगे, इवेंचुअली अच्छा एक प्रेसी का आ जाएगा, बट उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं करते और पेपर के अंदर फिर आपके पेपर के कॉम्पोनेंट्स रह जाते हैं, एंड दैट शोज कि फिर आपकी बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है टुवर्ड्स एग्जाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स के पेपर जो होते हैं, दे हैव बीन वेरी ट्रिकी, उसके लिए अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए एस्पिरेंट्स जो हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अदर दे हैव टू गो फॉर मैगजीन्स और दे हैव टू गो फॉर डेली पेपर्स, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगी? क्या आप समझती हैं? करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ऑफ कोर्स कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ अब क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू रिलेट टू देम। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन रटाफाइड मटेरियल होता है, एंड दैट इज वहाँ आपको मार पड़ जाता है। मेरी तैयारी के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट रिपोर्ट्स, जैसे IMF रिपोर्ट 2015 है, मैंने वहाँ से रेफरेंस लिया, मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठाई, उसके अंदर से रेफरेंस लिया, मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक किया विद डेटा, एंड दैट वाज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एंड आई मेड श्योर दैट द एग्जामिनर सीज दोस। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो आपका एक तो वो रिलेट नहीं कर पाते। इस्लामियत के पेपर में अगर आपका ज़कात या इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर बात होगी तो दे आर नॉट एबल टू रिलेट इट टू द मॉडर्न टाइम्स, कि आप उसको किस तरह से रिलेट करें। उसके लिए रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको डॉन का एडिटोरियल पेज तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, एस्पिरेंट्स के लिए इट्स अ मस्ट थिंग। उसके ऊपर तो नाश्ते में वो चीज़ होनी चाहिए, फ्रंट पेज, एडिटोरियल एंड द बैक पेज। इसके अलावा जहांगीर साइंस का वर्ल्ड टाइम्स का जो मैगजीन है, इट्स अ वन स्टॉप मैगजीन, यू गेट द करंट इवेंट्स, यू गेट टिप्स ऑन इंग्लिश, इसी तरह से इंटरव्यूज फ्रॉम ऑफिसर्स जिन्होंने वर्ल्ड टाइम्स के थ्रू किया, एंड दैट गिव्स यू मोटिवेशन। उससे आपको हौसला मिलता है, वो आप जैसे ही लोग थे जो कि ऑफिसर्स बने हैं। सो आई थिंक हर तरह का डेटा आपको हेल्प करता है, लेकिन यू नीड टू मेक इट ऑर्गेनाइज्ड, आप एक जगह पे लेके आना चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए। आपने बात की कि कैंडिडेट शुड गो फॉर द एक्सटेंसिव स्टडीज। आपका एक्सटेंसिव स्टडी से हम लोग क्या मतलब ले सकते हैं? लाइक कितनी पढ़ाई ज़रूरी होती है कैंडिडेट के लिए? डेली बेसिस पर कितना पढ़ना चाहिए उसको? फॉर द फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स, मतलब जो अपेयर हो रहे हैं उनके लिए तो पर डे 6 to 8 आवर्स ज़रूरी। उसके अंदर देन अगेन आई एम अगेन सेइंग कि एक्सटेंसिव मीन्स कि आपके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट होने चाहिए। अगर मैंने तैयारी की है करंट अफेयर्स की, वर्ल्ड अफेयर्स की, तो मैं इकोनॉमिस्ट का भी आर्टिकल पढ़ रही हूँ, मैं फॉरेन पॉलिसी का भी आर्टिकल पढ़ रही हूँ, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का देख रही हूँ। सो कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, क्योंकि आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है, आपके जहन में एक और पर्सपेक्टिव आ जाता है, और यहाँ लोग लैग करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एज यू हैव सेड कि आपने IMF का भी देखा है, इकोनॉमिस्ट का भी आप पढ़ी हैं आर्टिकल, यू आर गेटिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इतनी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इंटरनेट है, अवेलेबल है CSS एस्पिरेंट्स के पास, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बारे में क्या कहें?
उसके अंदर ये है कि देखें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अंदर इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, ठीक है, यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, आप हर वीक में 2 बार उस चीज़ को लिखें, आपकी वो फिंगर टिप्स पे आएगा एंड आपको पेपर में बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सी रिपोर्ट पढ़ी थी, आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। बट यू नीड टू नो कि कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है। वहाँ इश्यूज आते हैं जब आप रिलेट नहीं कर पाते, आप इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, वो भी एक डिच है जिसको आपने अवॉइड करना है। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो CSS एस्पिरेंट्स रिलेट नहीं कर पाते चीज़ों को, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? आइदर दे मस्ट गो फॉर अ प्रॉपर गाइडेंस, या फिर कोई मतलब CSS मेंटोर्स के पास उनको जाना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन वो भी आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ एक बंदे के पास जाके ये नहीं समझ सकते कि बस अब आपको सब पता लगे या उसने आपको 100% आगे तक पहुंचाए। राइट। आपके लिए मेंटोर्स हैं, दे आर देयर फॉर यू, लेकिन ये आपका काम है कि आप किससे कितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किससे कितनी गाइडेंस ले रहे हो, और ये इट्स ऑल अप टू यू, सब्जेक्टिव। यहाँ तक हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं रिगार्डिंग कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं, आपकी भी ये 3rd अटेम्प्ट थी आपने बताया, और यू हैव चेंज योर ऑप्शनल्स, या फिर आपने उन्हीं ऑप्शनल्स को कैरी ऑन किया? क्या आप ऑप्शनल्स के बारे में क्या? बेसिकली माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज व्हाइल आई वाज डूइंग माय MBA LSE से, और वहाँ ये इशू था कि दैट वाज फॉर द एक्सपीरियंस। उसके अंदर इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था, जर्नलिज्म था, विच आई चेंज इन माय 3rd अटेम्प्ट। उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो MBA की डिग्री थी मेरे पास आ चुकी हुई थी और वो मेरे लिए ज़्यादा रिलेटेबल थी, ज़्यादा रेलिवेंट थी, सो आई चेंज इट टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन विच आई स्कोर वेरी वेल। इसी तरह जर्नलिज्म मेरे लिए ट्राइंग आउट अ न्यू सब्जेक्ट वाज डिफरेंट, वाज इंटरेस्टिंग, लेकिन चूँकि जर्नलिज्म वाज अ बिट ड्राई फॉर माय टेस्ट, इसलिए मैंने उसको स्विच किया एंड आई चोज फॉरेस्ट्री। अच्छा, आपने बताया कि आपने स्विच कर लिया, जर्नलिज्म आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, लेकिन आपका बैकग्राउंड पे जो है, बैकग्राउंड आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रॉन्ग था, दैट्स व्हाई यू हैव स्विच्ड। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं उन पे हमें तरजीह देनी चाहिए, उन सब्जेक्ट्स को जो कि वी हैव studied at our educational career or throughout our educational career। वाकई तरजीह देनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स को, या फिर इंटरेस्ट बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं? देखिए, अगर मैंने एक सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स की डिग्री ली हुई है, ऑफ कोर्स वो एक होलिस्टिक मेरे पास नॉलेज अप्रोच, ठीक है। अब वो पेपर में आएगा तो वो मेरा एक बहुत छोटा पोर्शन होगा जो उस पेपर में आ रहा है, गिवन जितना मैंने नॉलेज ले लिया होगा, ऑफ कोर्स इट इज़ हेल्पफुल, लेकिन मतलब फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर किसी के लिए वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, उसने बस डिग्री ली है एंड इंटरेस्ट कहीं और है, तो आई वुड से कि आप गिवन द स्कोरिंग ट्रेंड ऑफ द सब्जेक्ट्स, सेफ सब्जेक्ट को चूज करें, लेकिन आपका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि रख लेते हैं सब्जेक्ट्स एंड टिल द एंड वो 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, अच्छा या ये रख लेंगे या वो रख लेंगे, वी आर नॉट श्योर। आई वुड रिक्वेस्ट देम, वंस आपने एक सब्जेक्ट ले लिया प्लीज उसी के ऊपर फोकस करें। राइट, मतलब बी डिसाइसिव, कंफ्यूज ना रहे, बार बार जो है वो चेंज नहीं करना, बिकॉज कंफ्यूजन आपकी तैयारी खराब करे, आप एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होंगे टिल द एंड। और ये भी समझा जाता है कि जो हमारे एजुकेशनल करियर के लिहाज से हमने सब्जेक्ट चूज़ किया होता है, दे ऑफन हैव नॉट बीन वेरी स्कोरिंग, तो फिर उसके लिए हम स्कोर्स को देख लें या फिर हम उसी पे ही रहना चाहिए हमें? देखें, स्कोर जो ट्रेंड है यू गेट टू सी जब आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आपका लेट से इकोनॉमिक्स का स्कोर नहीं अच्छा आ रहा एंड यू चूज दैट, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, because you have to be an excellent you should have excellent writing skills to achieve। आप अपने स्टेक्स बेहतर करें, आप अपने चांसेस अच्छे करें, अच्छा स्कोर करें, फॉलो सेफ स्कोरिंग ट्रेंड, लेकिन उसके अंदर प्लीज आपका इंटरेस्ट जरूरी है, आपका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। अब मैं समझ, आपने 720 मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए हैं रिटर्न में, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। रिटर्न में ज़्यादा स्कोर करने के लिए क्या पेपर की जो है आपकी जो प्रेजेंटेशन है दैट मैटर्स और नॉट, व्हाट डू यू? अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो अगर मैं एक एग्जामिनर हूँ और मेरे पास 2000 पेपर्स आ रहे हैं, मैं कौन सा पेपर देखूँगी?
ऑफ कोर्स जिसकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी, जो स्टैंड आउट करे, तो जिसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी। जी जी। उस लिहाज से ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन मैटर्स, इट विल हेल्प द एग्जामिनर, ठीक है। लेकिन आई वुड से कि क्वालिटी मैटर करती है ओवर वन। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि हमारे CSS एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पहले भी हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगी कि जो आउटलाइन है वो कितनी मैटर करती है। हमें पाकिस्तान अफेयर्स में भी मैं आप देख रही थी कि आपके स्कोर्स जो हैं वो 72-73 के लगभग हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने आउटलाइन बनाई थी या नहीं बनानी चाहिए, या आउटलाइन के बारे में आपका क्या है? पर्सनली मैंने नहीं बनाई, मतलब फ्रैंकली मैंने तीनों अटेम्प्ट में नहीं बनाई। अच्छा। आउटलाइन सिर्फ ऐसे के लिए रिकमेंडेड है। पाकिस्तान अफेयर्स में आई डिड नॉट चूज एन आउटलाइन, उसके अंदर लेकिन ये ज़रूर था कि मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा कंक्लूजन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ये 3 कंपोनेंट्स वर आउटस्टैंडिंग हर क्वेश्चन का। अच्छा, अभी आपने बात की कि पहली 2 अटेम्प्ट्स और फिर तीसरी अटेम्प्ट, आपने क्या फ़र्क आपको लगा जो आपने आपकी चीज़ें तीसरी अटेम्प्ट में जो पहली 2 अटेम्प्ट्स में आपने नहीं की थी, डिफरेंस क्या था? बेसिकली जब आप एक अटेम्प्ट करते हो और आपका क्लियर नहीं होता, आपके पास एक रिजल्ट शीट आती है उसी टाइम, और उसमें आपको अपने वीक एरियाज पता लगता है, राइट, ठीक है। अब द थिंग इज कि काफ़ी लोग उस रिजल्ट शीट को देख के डिसहार्ट हो जाते, कहते हैं अच्छा चलो देखते हैं, और एफर्ट नहीं डालते हैं। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। सो फॉर दैट आपको, जैसा मैंने पहले कहा कि आपने अपनी स्टडीज़ को इंटेंस करना है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन हो जाए तो अच्छी बात है। रिपोर्ट देखें, हर बंदा इकोनॉमिक सर्वे को ज़रूर कोट करेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। अब अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को भी कोट कर रहे हैं और साथ आप एक इंटरनेशनल रिपोर्ट को भी कोट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स योर पेपर, योर डेटा दैट वुड ऐड एग्जैक्टली, तो वहाँ ये चीज़ ज़रूरी है। और अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी के लिहाज से बात करूँ कि मैंने किस तरह डिफरेंट किया, तो इंग्लिश का जो है वो डेली बेसिस पे मेरा होता था, 1 आवर मेरा इंग्लिश नहीं था। मेरी जो अप्रोच थी टूवर्ड्स सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड थी। जैसे आई गिव माई सेल्फ दिस ऑब्जेक्टिव, दिस टास्क के इन 10 days आई हैव टू कवर US हिस्ट्री, आई विल कवर इट इन दोज 10 days, राइट। सो उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट मेरी अपनी है, पेपर्स को अटेम्प्ट करना, उनके नोट्स बनाना, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं सुमर, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, तो इस पूरे लॉन्ग जर्नी में आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती रही? एज यू हैव सेड कि इट वाज योर 3rd अटेम्प्ट, तो फिर पूरी 3 अटेम्प्ट्स तक हु वाज देयर टू पुश अप यू? बेसिकली माई होल फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, सारी फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी, दे नेवर स्टॉप, उन्होंने हमेशा ये कहा कि तुम कर जाओ। इट डज नॉट मैटर कि फर्स्ट टाइम ही नहीं हुआ, फेलियर शुड नॉट स्टॉप यू, बिकॉज फेलियर इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। उस लिहाज से माई फादर of course was a role model because I've seen him struggle his whole life and make something from scratch. My sister, मेरी बहन खुद सर्विस में है, वो एक ongoing एक स्ट्रगल जो है ना, वो एक इंस्पिरेशन उधर से आती जाती है। आई न्यू कि मैंने ये चीज़ करनी है, आई न्यू कि इसके लिए चाहे मुझे जितना मर्जी मुश्किल टाइम देखना पड़े, मैंने उठाना। टाइम मैनेजमेंट की आपने बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझती हैं कि एक क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना चाहिए? लाइक पाकिस्तान अफेयर्स का ही पेपर अगर हम उठाते हैं तो कितना टाइम फॉर अ क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स कितना आप सजेस्ट करेंगी? दैट ऑफ कोर्स वेरीज, लेकिन मैंने अपने सारे क्वेश्चंस को इक्वल टाइम दिया था, बिकॉज आई नो कि स्कोर तो इक्वल, सब इक्वल होल्ड करते हैं। उसके अंदर अगर आप एक क्वेश्चन को, जो मोस्ट ऑफ द पीपल मेक दिस मिस्टेक, वो ये करते हैं कि आप 50 मिनट पहले को दे दिया, दूसरे को से कम टाइम दिया, तीसरे को से कम टाइम दिया, लास्ट क्वेश्चन के लिए वो तो आपके पास 10 मिनट होता है। एग्जैक्टली। अब आप, फॉर मी, मैंने एक टाइम सेट किया हुआ था 30 to 35 मिनट्स। ऑफ कोर्स 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ये एवरेज टाइम था जो मैंने हर क्वेश्चन को दिया है। अगर मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा और वो टाइम्स अप, मैं आई ब्रिंग इट टू एन एंड, ताकि मैं सेकंड क्वेश्चन शुरू करूँ। बट
उसका एंड में अच्छा करूँ। दैट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि आप जल्दी से चीज़ को कवर अप करें और नेक्स्ट पे स्विच कर दें, क्योंकि आपका टाइम मैनेज हो सके। सुपर। हम एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि कमिंग टूवर्ड्स इंटरव्यू सेशन में और स्पेशली जो उसमें साइकोलॉजिकल पोर्शन होता है उसके बारे में क्या कहेंगी कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? साइकोलॉजिकल असेसमेंट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। लेकिन उसके अंदर आई वुड अगेन एडवाइज कि आप डोंट प्रिटेंड टू बी समवन जो कि आप नहीं हो। आप जो हैं वो आप सामने रहें। प्लीज़ अपने आप को चेंज ना करें उस पैनल के सामने, बिकॉज उसमें आपके लिए इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपकी अप्रोच बैलेंस होगी, आपको कभी अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट करनी चाहिए। जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो असल में यही गेज कर रहे होते हैं कि आपके अंदर क्या वो पोटेंशियल है, क्या आप बैठ के बात कर सकते हैं लोगों को, क्या आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग का उससे आपको कोई इशू तो नहीं है। अगर आप वो अच्छा कर रहे हैं और अगर आप टीम वर्क को बिलीव करते हैं तो यू विल डू फाइन। और यही चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में तो सपोर्ट और कोऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट थी। हम लोगों की जो टीम थी, हम लोग वी वर गुड विद ईच अदर, बिकॉज अगर आप किसी को सेबोटाज कर रहे हो, किसी का नुकसान, किसी को टाइम कम कर रहे हो उसका, द पैनल इज वॉचिंग यू एंड दैट विल आपके लिए वो नेगेटिव पॉइंट बन के आएगा। सो डोंट सेबोटाज एनीवन, बिलीव इन योरसेल्फ। आपकी प्रोफाइल उनके सामने, दैट इज इनफ, डू योर बेस्ट। अच्छा, बस मुझे एक और चीज़ भी बताइएगा कि इंटरव्यू सेशन में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे ज़्यादा किए गए, स्पेशली बीइंग वुमेन? क्या पर्सनल इश्यूज़ को ज़्यादा जो है टच किया गया, या फिर आपके एजुकेशनल करियर के लिहाज से क्वेश्चन ज़्यादा किए गए? किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे ज़्यादा? अच्छा, माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट। बहुत अच्छा रहा। मेरा इंटरव्यू 50 मिनट का गया था और उसके अंदर बेसिकली मुझे नहीं फील हुआ कि मेरा इंटरव्यू है। अच्छा, क्योंकि इट वाज वेरी इंटरैक्टिव, डिस्कशन बेस्ड था और बड़ा होलिस्टिक था। यू आस्क्ड कि किस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा टच किया। उन्होंने हर मेरी प्रोफाइल के लिहाज से जो सवाल पूछे, मेरे सब्जेक्ट्स हों, मेरी एकेडमिक प्रोफाइल हो, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों, मेरा इंटरेस्ट हो, मेरी फेवरेट बुक हो, मेरे एडवेंचर स्पिरिट हो, सबके ऊपर सवाल। या फिर पर्सनल लाइफ के बारे में? पर्सनल लाइफ के ऊपर ऑफ कोर्स, व्हेन यू आर चूजिंग फॉरेन सर्विस, तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन आ ही जाता है कि हाउ वुड यू मैनेज इट। एंड वहाँ आपने इस चीज़ को, ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपकी डिटर्मिनेशन होती है जो कि उस टाइम सामने आती है। ठीक है, आप प्रिटेंड नहीं करा सकते उस 50 मिनट में आप कोई और हैं। तो उसमें बेहतर ये है कि आप ऑनेस्ट रहें। एंड आई थिंक इंटरव्यू के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि यू हैव टू नो कि आपने नहीं कैसे किया या आपने सॉरी कैसे किया। प्रिटेंड ना कराएंगे। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप बताना शुरू करते हैं कि मुझे कुछ पता है, बिकॉज वो बैकफायर कर जाएगा। ठीक है, दे वुड मच अप्रिशिएट कि अगर आपको नहीं आता आप सॉरी सर कहें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करें। सो ये ऑफ कोर्स एक छोटा सा एलिमेंट है इंटरव्यू। अच्छा मिस जुमर, एंड पे आप हमारे CSS एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, स्पेशली बीइंग फीमेल कैंडिडेट? क्या आप फीमेल कैंडिडेट्स को, CSS एस्पिरेंट्स जो फीमेल हैं, उनको क्या बताना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल द CSS एस्पिरेंट्स, आई वुड एडवाइज कि आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखें और बेहतरीन मेंटर्स के पास जाएं, अच्छी गाइडेंस लें, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, एनालिटिकल बेस्ड करें अपना आंसर्स को, स्टॉप लुकिंग एट पीपल, अपने ऊपर यकीन रखें। एंड ये जितने ऑफिसर्स हैं या आप जैसे ही लोग हैं, इन्होंने स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एक्सक्यूजेस ना बनाएं अपने लिए, हमेशा यकीन रखें अपनी मेहनत के ऊपर, एंड इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। एंड कमिंग टू फीमेल एस्पिरेंट्स, आपने जैसा पहले कहा कि फॉरेन सर्विस रिकमेंडेड नहीं है, बट टाइम्स आर चेंजिंग। ख़वातीन ने अपना वो रोल उठाना शुरू कर दिया है करियर की तरफ आने का, मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ा होने का, क्योंकि ख़वातीन के अंदर मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है एंड उसमें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उस पोटेंशियल को, एंड दे शुड ऑप्ट जिस चीज़ की, जिस सर्विस में उनका इंटरेस्ट है, जिसके लिए वो समझती हैं कि उनकी पर्सनालिटी मैच, उसको ऑप्ट करें।
दैट इज़ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। हम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। उसके अलावा हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपने देखा है कि मिस उमर फातिमा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट थी अपने टाइम पे भी, और अभी भी उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो सारा उनका जज्बा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके साथ ये वीडियो गाइडेंस प्रोग्राम देखने के बाद आप बेटर फील कर रहे होंगे। स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं, उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा और जज्बा मिला होगा, और वो अब बेहतर तरीके से अपनी CSS की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।